आज के ऑनलाइन नारद जयंती के कार्यक्रम में भाग लेने वाले राष्ट्रहित और लोक मंगल की कामना मन में लेकर समाज जीवन के हर कोने तक सूचना पहुंचाना, समाज रंजन करना और जनमत का निर्माण का दायित्व निभाने वाले ऐसे समाज के सभी सम्माननीय प्रचार माध्यमों से, मीडिया से जुड़े हुए बंधुओं बहनों, इसी के साथ साथ संघ के प्रचार विभाग के भी अनेक कार्यकर्ता हैं। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय, यह भाव मन में लेकर परम वैभव की आकांक्षा मन में रखते हुए वयम राष्ट्रे जागृयाम, इस मंत्र को लेकर समाज जागरण का काम करने में अपनी भूमिका निभाने वाले ऐसे सभी प्रचार माध्यमों से जुड़े हुए बंधुओं बहनों, अन्य निमंत्रित बंधुओं बहनों, स्वयंसेवक बंधुओं, प्रारंभ में हितेंद्र जी ने परिचय कराते हुए कहा कि आज एक विशिष्ट और विकट परिस्थिति में केवल अपना क्षेत्र, अपना प्रांत, अपना देश ही नहीं, पूरी दुनिया गुजर रही है। हम में से अधिकांश लोगों ने अपने जीवन में ऐसी आपदा और चुनौती एक साथ नहीं देखी होगी जिसमें 170 से अधिक देश प्रभावित हुए हों। ये जो चुनौती और संकट है, ये वैश्विक है, लेकिन वैश्विक से भी ज्यादा इस संकट ने कई मिथक भी तोड़ दिए जिनको सुपर पावर कहा जाता था, जो विकसित राष्ट्र कहलाते थे, जिनके बड़े बड़े हेल्थ केयर सिस्टम थे, जिनको ऐसा लगता था कि हम दुनिया में आज एक बहुत बड़ी शक्ति हैं, उनके मिथक भी आज टूट गए। अनेक बार चर्चा करते हुए लोग कहते हैं कि पिछले हजारों वर्षों के समाज जीवन के अंदर इतनी प्रगति कभी नहीं हुई। आज विज्ञान, तकनीक और सभी क्षेत्रों के अंदर विज्ञान और तकनीक पे परिणाम स्वरूप प्रगति जहां पहुंची है, ये मानव मात्र का आज तक के ज्ञात इतिहास का सबसे अधिक प्रगतिशील समय है, ऐसा आमतौर पे लोग कहते थे। और कभी कभी ये कहते हुए एक अहंकार, एक झटके के अंदर उस अहंकार को, दंभ को चूर चूर कर दिया। एक ऐसा अदृश्य दुश्मन जिसका फोटो क्या है ये भी लोग ठीक से बता नहीं पा रहे। कोई कहता है कि हमने सही खींचा है, कोई कहता है हमने सही खींचा है। इसकी वैक्सीन कब होगी, क्या होगा, कब तक इसका सामना करना पड़ेगा, इसकी केवल गणना ही है, लेकिन इसका कोई ठीक ठीक गणित नहीं है। वास्तव के अंदर इस कोरोना के विकट के कालखंड के अंदर इस सारी चुनौती से लड़ना है, तो वास्तव में इस चुनौती से लड़ने का केवल एक ही इलाज सबने माना कि ये अधिक ना फैले। जहां आए वहां शरीर की इम्यूनिटी, अंदर की ताकत, उसके आधार पे लड़ना, दवाई, तकनीक, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल, उसके सपोर्ट सिस्टम से उसको थोड़ा सहयोग दिया जा सके, इसका प्रयास करना। और ये आगे ना बढ़े तो इसके लिए न्यूनतम संपर्क हो। न्यूनतम संपर्क करना है तो फिर न्यूनतम कार्यक्रम करना, और न्यूनतम कार्यक्रम करना है और कभी कहीं इकट्ठे आना भी पड़े तो इतनी दूरी के साथ रहे कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जा ना सके। और इस कालखंड, इस कारण से सारी दुनिया में सभी प्रकार के जीवन के आवश्यक कामों सहित आज एक अस्त व्यस्त अवस्था में पहुंचे हैं। लेकिन मनुष्य का एक स्वभाव है, कैसी भी परिस्थिति होती है वो रास्ता निकालने का प्रयास करता है। मनुष्य है, जीवन है तो जीना है, जीना है तो काम करना है, काम करना है तो जिसने जो काम अपने जिम्मे लिया है उस काम को करने का रास्ता निकालना, और यही मनुष्य जीवन का वैशिष्ट्य है। उसी के अंतर्गत सब लोग यथासंभव काम करने का प्रयास कर रहे हैं। और उसी में से ही प्रचार विभाग ने संभवतः ऐसा सोचा कि प्रतिवर्ष हम जो नारद जयंती का कार्यक्रम करते हैं, उस कार्यक्रम को हम प्रत्यक्ष तो नहीं कर पाते, लेकिन तकनीक का लाभ उठाते हुए और आज इस स्वरूप के अंदर कार्यक्रम का आयोजन करें। आज उस सारी परिस्थिति के कारण से आमने सामने नहीं है, लेकिन इस तकनीक के माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़कर एक सीमित मात्रा से ही सही, लेकिन विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं।
और इसीलिए इस प्रकार के इस कार्यक्रम का आयोजन ये किया है। इसके लिए मैं यहाँ के प्रचार विभाग का अभिनंदन भी करता हूँ और इस सारी परिस्थिति में, इस कठिन चुनौती में अपनी भूमिका निभाने वाले सभी पत्रकार बंधुओं का प्रारंभ में अभिनंदन भी करता हूँ। आज जिनको कोरोना वॉरियर कहकर संबोधित किया जा रहा है, समाज के सुरक्षा बल, चिकित्सा व्यवस्था में लगे हुए लोग, समाज की जो न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति है उस पूर्ति के अंदर लगे हुए लोग, और समाज के अंदर एक सकारात्मकता, आशा, विश्वास, इसका निर्माण करने के लिए समाज में जो आवश्यक सूचनाएं हैं उनको पहुंचाना, इसके साथ साथ जो समाज की आवश्यकताएं हैं वो भी सरकार तक पहुंचाना, ऐसा सारा काम करने का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आज के प्रचार माध्यमों के लोग भी एक कोरोना वॉरियर्स के रूप में कर रहे हैं। वास्तव में प्रत्यक्ष तो अभिनंदन करने का अवसर शायद बाद में मिलेगा, लेकिन एक बात निश्चित है और मैं प्रचार विभाग से कहूंगा भी कि कार्यक्रम की इस सारी लड़ाई को जब हम जीतेंगे तो प्रचार माध्यमों ने इस सारी लड़ाई में कैसी भूमिका निभाई और किन किन लोगों ने किस किस प्रकार नए नए अपने काम के साथ समाज के सामने एक प्रेरणादायी प्रसंग उपस्थित किए, उनका संकलन करके भी वो अवश्य प्रकाशित करें। और वास्तव में इस सारे कालखंड के अंदर प्रचार माध्यमों के इस योगदान के बिना इस लड़ाई को लड़ना संभव ये नहीं था। आज के इस अवसर पर, नारद जयंती के अवसर पर, एक दो तीन बातों की चर्चा मैं करूंगा। बहुत बड़ी मात्रा में प्रचार माध्यमों को क्या करना, कैसे करना, वो कहने का अधिकार मेरा नहीं है। वो तो उस क्षेत्र में प्रत्यक्ष जो काम कर रहे लोग हैं वो वही करेंगे। लेकिन ऐसे सारे समय के अंदर संघ के प्रचार विभाग की सोच कैसी है, इसको लेकर एक दो तीन बातों की चर्चा आज इस निमित्त पर मैं आपके साथ करने का प्रयास ये करूंगा। एक 15-20 वर्षों से नारद जयंती के कार्यक्रमों की परंपरा हमने प्रारंभ की है। सामान्यतः प्रारंभ में कुछ चुने हुए स्थानों पर था, धीरे धीरे बढ़ते हुए अभी ये प्रांत से प्रमुख शहर और कुछ मीडिया संस्थानों में, कुछ विश्वविद्यालयों में और समाज में धीरे धीरे एक आदि पत्रकार के रूप में देवऋषि नारद और नारद जयंती के रूप में सभी पत्रकारों के लिए प्रेरणा प्राप्त करने वाले एक प्रतीक के रूप में उनका स्मरण, इसकी परंपरा ये प्रारंभ हुई है। लेकिन ये सारा जो क्रम प्रारंभ हुआ, यात्रा यहाँ तक पहुंची, ये इतनी आसान नहीं है। आज के इस सारे डिजिटल के जमाने में जब एक पत्रकारिता मीडिया का स्वरूप बिल्कुल अलग है, 30 करोड़ से ज्यादा भारत में टेलीविजन है, सैकड़ों हजारों प्रतिवर्ष पत्र, पत्रिकाएं, समाचार पत्र ये प्रकाशित होते हैं, सब भाषाओं में प्रकाशित होते हैं। और अभी एक नया प्रचार का माध्यम आ गया, सोशल मीडिया, जिसके कारण से व्यक्ति तक पहुंचना भी आसान हो गया, हर व्यक्ति को अपनी बात कहना भी आसान हो गया। और अभी 50 करोड़ से ज्यादा स्मार्टफोन भारत के अंदर हो गए और अभी परिस्थिति ऐसी आ गई कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर स्मार्टफोन आज नगरों से ज्यादा है। मैं कभी कभी सोचता हूं कि आज से 20-25 साल पहले मैं जम्मू कश्मीर में प्रचारक था, तो 15-20 साल पहले तो वहां पर समाचार पत्र जिला के हेडक्वार्टर के ऊपर शाम तक पहुंचते थे, गांव में आमतौर पर 1-2-3 दिन बाद पहुंचते थे। तो समाज में जितना कनेक्टिविटी चाहते थे उतना नहीं था। लेकिन आज इस स्मार्टफोन के जमाने के अंदर अब नगर, ग्राम, वन, पहाड़, ऐसा कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जो आपस के अंदर एक वेल कनेक्टेड, एक इंटरवेब, ऐसा एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ, एक दूसरे से गुथा हुआ ये ना। लद्दाख की खबर राजस्थान के जंगल और गुजरात के रेगिस्तान के क्षेत्र में पहुंचानी हो या कच्छ के सीतर में पहुंचानी हो, तो किसी के लिए वे क्षणों का ही काम है। तो वास्तव में ये सारा तकनीक का युग है। इस कालखंड के अंदर एक 15-20 वर्ष पहले जब ये देवऋषि नारद जयंती के कार्यक्रम हमने प्रारंभ किए तो उसका एक स्मरण अचानक मेरे मन में आ गया। मैं एक 7-8 वर्ष पहले महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम में निमंत्रित था। कार्यक्रम में मेरे साथ एक अच्छे सम्माननीय समाज के इसी क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति, वो कार्यक्रम के अध्यक्ष के नाते थे, संघ के हितैषी थे,
संघ के स्वयंसेवक नहीं थे, बहुत संघ में आने का मौका नहीं मिला था, लेकिन संघ को अच्छे से जानते भी थे, संघ के बारे में एक अच्छा भाव भी मन में रखते थे। कार्यक्रम से पहले गपशप हो रही थी, बातचीत होते होते और कोई थोड़ा बहुत संघ, बाकी समाज, परिस्थिति, इसकी चर्चा करते करते अचानक उन्होंने मेरे से कहा कि आप संघ के लोग हैं बहुत कमाल के। मैंने थोड़ा उनकी ओर जिज्ञासा के भाव से देखा। उनने कहा नहीं, आप लोगों के अंदर बहुत एक अजीब, एक अलग प्रकार का भाव है, आप लोग बहुत चतुर भी हैं। तो फिर उन्होंने कहा नहीं, मैं किसी गलत सेंस में नहीं कह रहा, मैं आपको बड़ी पॉजिटिव सेंस में कह रहा हूं। मैंने कहा क्या? उन्होंने कहा आज का जमाना इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, न्यूज़पेपर, इस तरह के बड़े बड़े मीडिया हाउस, और अब धीरे धीरे करके डिजिटल का जमाना आ रहा है। उस समय इतना डिजिटल तो नहीं था, लेकिन इस सारे कालखंड के अंदर आपने हर बात के लिए आप कोई ना कोई भारत का प्रतीक खोज लेते हैं, और आप लोग बड़े कमाल के। आपने भी इसके लिए भी एक आदि पत्रकार के रूप में नारद को खोज लिया। मैं उनकी ओर थोड़ी देर देखता रहा, सोचता रहा। मेरे मन में कुछ प्रश्न आए। उस समय तो मैंने उनको नहीं कहा, लेकिन मैंने बाद में कार्यक्रम के अंदर बातचीत करते करते उसके बारे में थोड़ा छुआ। मैंने कहा आजकल बहुत लोगों के मन के अंदर प्रश्न आता है कि ये आदि पत्रकार के रूप में, प्रथम पत्रकार के रूप में, जनसंचार के प्रथम संवाहक के रूप में क्या नारद की खोज हमने की है क्या? ये संघ ने की है क्या? आज देश के अंदर एक वातावरण बन गया है, जो भी देश की बात होगी, भारत की मिट्टी से जुड़ी हुई बात होगी, कुछ परंपरा के साथ जुड़ने की बात होगी, तो उससे संघ का नाम आ जाता है। हम नया साल मनाते हैं तो कभी कभी लोगों को लगता है ये संघ वालों ने शुरू किया। अंग्रेजी नया साल जो है वो तो देश का नया साल हो गया, और ये भारतीय नववर्ष ये आपका नया साल है, ऐसा कभी कभी आता है। ऐसे ही नारद के बारे में भी ऐसा मन में है क्या? वास्तव के अंदर ये प्रश्न आज जो 2019 के अंदर है, ये आज से 100 साल पहले नहीं था, ये 70 साल पहले नहीं था। मैं जब ये कह रहा हूं तो मैं आपको एक उदाहरण देकर कहूंगा, ये जो आज का पत्रकारिता का जो स्वरूप है, इस स्वरूप के अंदर भारत में एक लगभग 18वीं शताब्दी के अंत के अंदर भारत में समाचार पत्र थोड़ा प्रारंभ में अंग्रेजी में, फिर बंगाली में, फिर फारसी में। 1840 के आसपास, शायद 1830 या 40 के कालखंड के आसपास, मुझे एकदम उसका भी सन याद नहीं है, भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र प्रारंभ हुआ। उसका नाम था उद्दंत मार्तंड। ये जो उद्दंत मार्तंड नाम का समाचार पत्र प्रकाशित हुआ, ये समाचार पत्र कलकत्ता से प्रकाशित हुआ, और प्रकाशित करने वाले जो व्यक्ति थे, उन्होंने जिस दिन प्रारंभ किया उस दिन अखबार के पहले अंक के अंदर सबसे ऊपर देवऋषि नारद का चित्र था। उन्होंने कहा कि आज नारद जयंती के पावन अवसर पर आदि पत्रकार देवऋषि नारद को नमन कर उनको गुणों का स्मरण करते हुए हम अपने इस पत्र को प्रारंभ कर रहे हैं, और हम कोशिश करेंगे कि जिन आदर्शों की उन्होंने स्थापना की थी, उन आदर्शों के संवाहक हम बने। 1948 के अंदर, 1948 के अंदर हिंदुस्तान समाचार ऐसी पहली भारतीय न्यूज एजेंसी प्रारंभ हुई। भारतीय भाषाओं की पहली न्यूज एजेंसी प्रारंभ हुई। भारतीय भाषाओं की एक न्यूज एजेंसी होनी चाहिए, इसकी चर्चा अनेक लोग कर रहे थे। उस कालखंड के अंदर दादा साहब आप्टे, बाद में बालेश्वर जी, इन सब लोगों ने मिलकर उसको प्रारंभ किया। लखनऊ से यह प्रारंभ हुई, तो उस समय स्वाभाविक जैसी एक परंपरा होती है, उन्होंने प्रारंभ करने से पहले आशीर्वाद लेने के लिए बहुत सारे लोगों को लिखा। तो उस समय के उत्तर प्रदेश के जो यूनाइटेड प्रोविंस कहलाता था, उसके जो गवर्नर थे सरोजिनी नायडू, उनको भी उन्होंने पत्र लिखा। उन्होंने शुभकामना दी, और शुभकामना देते हुए उस पोस्ट के अंदर कहा कि आदि पत्रकार नारद के जीवन से प्रेरणा लेकर, उनके गुणों का स्मरण करते हुए, उसके अनुसरण करते हुए आप अपने इस कार्य को सफल होंगे, समाज काम में सफल होंगे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। अब आप कल्पना कीजिए कि 1840 में आदि पत्रकार नारद को लेकर ये प्रश्न नहीं है।
1948 को न्यूज एजेंसी प्रारंभ होती है, तब भी ये प्रश्न नहीं। ये प्रश्न कब प्रारंभ होता है? ये प्रश्न 2019-20 के अंदर आकर क्यों खड़ा होता है? तो उसका कारण केवल एक ही है, अपने देश के अंदर एक धीरे धीरे करके समाज जीवन के अंदर, कभी कभी हम लोग मेडिकल के अंदर आजकल एक बीमारी का नाम सुनते हैं, डायमेंशिया। व्यक्ति को जीते जीते उसका जीवन की एक यात्रा चल रही होती है, अचानक उसको एक बीमारी होती है और जिसके कारण से उसको पुरानी बातें भूलना प्रारंभ हो जाती है। कभी कभी आयु के कारण होती है, कभी किसी दुर्घटना के कारण भी होती है। कोई ऐसी परिस्थिति बनती है, अचानक उसके अंदर वो स्मृति लोप हो जाती है। व्यक्ति जीता है, काम करता है, हाथ पैर आंख नाक सब चलते हैं, लेकिन वो पुरानी बातें भूलने के कारण से अनेक बातें ऐसी जो उसके साथ जुड़ी होती है वो उसको ध्यान में ही नहीं रहती। वास्तव के अंदर जब भारत का विचार करते हैं तो भारत में भी ऐसा ही एक स्मृति लोप आज ये हुआ है, और वास्तव में उस स्मृति लोप का शिकार ही हम सब लोग भी हैं। ये कोई मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं है। इस देश के अंदर जिसने भी इस देश का और थोड़ा एक संतुलित ढंग से विचार किया, चाहे वो महर्षि अरविंद थे, चाहे स्वामी विवेकानंद जी थे, चाहे संघ के संस्थापक थे, सब लोगों का एक ही निष्कर्ष था, इस देश के अंदर एक ही बात की आवश्यकता है। पूज्य स्वामी विवेकानंद जी जब सारे दुनिया में दिग्विजय करा के भारत में आए तो उन्होंने सारे देश के अंदर एक चुने हुए 35-40 स्थानों पर कुछ भाषण दिए, जिसको कोलंबो से अल्मोड़ा तक के अंदर संकलित किया। सब में उन्होंने एक ही बात कही कि आज इस देश के अंदर हमारे में कोई कमी नहीं है, केवल एक ही कमी है, वो है आत्मविस्मृति, एक स्मृति लोप। हम भूल गए कि हम कौन है, हम किन की संतान है, हमारे पूर्वज कौन है। वास्तव में इस स्मृति लोप से हमको बाहर निकलने की आवश्यकता है। ये स्मृति लोप अचानक हो गया ऐसा नहीं है, इसके पीछे का भी एक योजनाबद्ध प्रयास इस देश के अंदर हुआ। इसकी भी चर्चा मैं थोड़ी आपसे करूंगा। इसकी पृष्ठभूमि है क्योंकि हम समाज में समाज के जनमत निर्माण का काम भी करते हैं, समाज जागरण का काम भी करते हैं, और इसलिए इसकी पृष्ठभूमि में जाने की भी थोड़ी आवश्यकता है। अपने देश के अंदर अंग्रेजों ने जब राज्य प्रारंभ किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो धीरे धीरे करके देश के एक बड़े क्षेत्र में उनका शासन हो गया। उनको ध्यान आ गया कि इंग्लैंड को उन्नति करनी है तो यहाँ के संसाधनों पर हमारा एकाधिकार चाहिए, एक बड़ी मार्केट के रूप में भी चाहिए। ये करना है तो फिर हमको अपनी कुछ व्यवस्थाएं रचनाएं खड़ी करनी पड़ेंगी, और उसी में से ये कालखंड प्रारंभ हुआ कि हमारी आवश्यकता क्या है, उनकी पूर्ति कैसे करना, और उसी में से ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था को लाया जाए, उसकी नींव रखी जाए, ऐसा एक प्रयास प्रारंभ हुआ। 1813 से लेकर 1835 तक एक लंबी डिस्कशन वहां पर चली। शिक्षा का स्वरूप क्या हो, उद्देश्य क्या हो, भाषा क्या हो। कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ जो फारसी संस्कृत चलती है उसी को चलने दिया जाए, कुछ का मत था अंग्रेजी हो, और आखिर में 1835 में एक निर्णय हुआ कि इस देश के अंदर अंग्रेजी के माध्यम के अंदर और तकनीक, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की शिक्षा ये प्रारंभ की जाए। हम लोग मेकाले की चर्चा इसको लेकर बहुत बार करते हैं, लेकिन वास्तव में जो असली इस देश के अंदर ये शिक्षा के माध्यम से जो परिवर्तन लाया गया, उसका जो काम हुआ, 1854 के अंदर एक कमेटी बनी जिसने अपनी सारी शिक्षा का विचार करते हुए भारत में हायर एजुकेशन लाई जाए, इसका निर्णय किया। पार्लियामेंट में बड़ा विरोध हुआ, तो बाद में सेलेक्ट कमेटी के हवाले किया जाएगा, कुछ लोग मिलकर गहराई से चर्चा कर लें कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। उस सेलेक्ट कमेटी के अंदर भारत मामलों के उस समय के जो मंत्री थे सर चार्ल्स ट्रेवेलियर, उन्होंने एक भाषण दिया। सर चार्ल्स वुड की अध्यक्षता के अंदर एक कमेटी बनी थी, और वो जो कमेटी बनी थी उस कमेटी ने भारत के अंदर हायर एजुकेशन प्रारंभ किया जाए, इसकी अनुशंसा की थी। तो लोगों का कहना था कि वहां पर हमने स्कूल शुरू कर दिए, हमको जो क्लर्क चाहिए वो मिल रहे हैं, हमको कुछ भारतीय अंग्रेजी भाषा को जानने वाले और भारतीय लोगों की आवश्यकता है, वो भी मिल रहे हैं, तो हमको हायर एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ क्यों खड़ा करना, ऑफिसर तो हमको इंग्लैंड से भेजने हैं, तो हमको ये क्यों चाहिए। तो सर चार्ल्स ट्रेवेलियर का जो बड़ा प्रसिद्ध भाषण है, उस भाषण को सब लोगों को
पढ़ना भी चाहिए, वो 1854 के अंदर पार्लियामेंट की सेलेक्ट कमेटी में इंग्लैंड में उन्होंने उस समय दिया। उन्होंने कहा कि भारत के अंदर सर चार्ल्स बेबेज ने कहा कि दो प्रकार के वर्ग हैं। एक वर्ग है जिनको कहते हैं मोहम्मडन्स, एक है हिंदू। ये दोनों के दोनों वर्ग आज हमारे विरोधी हैं, आज हमसे घृणा करते हैं, आज हमको वो और ठीक नहीं मानते, हमारे दुश्मन है, लेकिन दोनों की दुश्मनी के कारण अलग है। उन्होंने कहा कि इस देश के अंदर मुस्लिम समाज जो है उसके मन के अंदर एक भाव है कि हम यहाँ के शासक थे, अंग्रेजों ने आया हमको यहाँ से शासन से निकाल दिया, इस देश के ऊपर शासन करने का अधिकार हमारा है, अंग्रेजों को यहाँ से जाना चाहिए और ये शासन हमको सौंप देना चाहिए। उनका जो सारा संघर्ष है वो संघर्ष केवल शासन की व्यवस्था को लेकर है। दूसरी बात, उन्होंने कहा इस देश के अंदर जो बहुतांश समाज है वो है हिंदू समाज। ये हिंदू समाज भी हमारा विरोधी है, लेकिन इस हिंदू समाज के विरोध का कारण जो है वो बिल्कुल अलग है। उन्होंने कहा वो हम विदेशी मानते हैं, शासक मानते हैं, हम यहाँ से जाने चाहिए, शासन हमारा समाप्त होना चाहिए, उनकी कामना है, लेकिन उसके पीछे की प्रेरणा केवल राज्य प्राप्ति नहीं है। यहाँ के हिंदू समाज के मन के अंदर एक जबरदस्त सांस्कृतिक श्रेष्ठता का भाव है। उनको ऐसा लगता है कि हम लोग उनकी संस्कृति के लिए एक चुनौती है। उन्होंने कहा कि इन लोगों के मन में कितनी सांस्कृतिक श्रेष्ठता का भाव है, अगर इसको समझना हो तो हम उन पर राज्य करते हैं, लेकिन वो हमको मल्लेश कहते हैं, वो हमको यवन कहते हैं। यहाँ के लोगों के मन के अंदर ऐसा भाव है कि हमारे हाथ का बना हुआ पानी भी वो पीने को तैयार नहीं। हम राज्य पर शासन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के समाज पर शासन करते हुए भी वो हमको अपने समाज जीवन में श्रद्धा और आदर के भाव से नहीं। वास्तव के अंदर उनके अंदर अपनी संस्कृति, अपना धर्म, अपना विचार, अपनी जीवन पद्धति, उसके प्रति एक अत्यधिक श्रेष्ठता का भाव, और हमारे को वो उसके लिए एक चुनौती मानते हैं। उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, भारत के अंदर हम इस अंग्रेजी शासन की व्यवस्था को खड़ा करेंगे। ये अंग्रेजी शासन की व्यवस्था धीरे धीरे करके खड़ी होगी। इसमें से जो लोग पढ़ के निकलेंगे, वो पढ़ के निकलने वाले लोगों को हम पहले उच्च पदों पर स्थापित करेंगे, अच्छा वेतन उनको देंगे, तो लोगों के मन के अंदर और अधिक पढ़ने की इच्छा होगी। फिर वो जो पढ़ के लोग निकलेंगे, जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी तो हम कुछ और शिक्षा संस्थाएं खड़ी करेंगे। सारे देश के अंदर हर जिले तक, हर प्रांत के तक हम उच्च शिक्षा के कॉलेज संस्थाओं का जाल फैलाते चले जाएंगे। वहां से जो लोग पढ़ के निकलेंगे, हम उनको यहाँ की शिक्षा संस्थाओं में लाएंगे, बाद में उनको हम सामाजिक संस्थाओं में स्थापित करेंगे। एक एक सामाजिक संस्था के अंदर ब्रिटिश जीवन पद्धति को श्रेष्ठ मानने वाले उस व्यवस्था में से निकले हुए लोग और स्थापित होना प्रारंभ होंगे। फिर हम राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण करेंगे, हम प्रचार माध्यमों की रचना करेंगे, और धीरे धीरे करके यहाँ के सोशल इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल पार्टी, प्रशासन, समाज जीवन के अंदर प्रचार माध्यम, समाज के अंदर एकेडमिक वर्ल्ड, इनके अंदर अंग्रेजी शिक्षा में से पढ़ के निकले हुए लोगों का वर्चस्व होता चला जाएगा। उन्होंने कहा कि हमेशा हम भारत पे राज करने वाले नहीं है। अब आप कल्पना देखिए, 1854 में एक व्यक्ति कहता है, उन्होंने कहा कि आज से कुछ समय बाद, 50-100 साल बाद, एक दिन हमको भारत छोड़ना पड़ सकता है। जिस दिन हम भारत छोड़ेंगे उस दिन हो सकता है यहाँ के लोगों के मन में हमारे प्रति एक बड़ा घृणा का भाव और वो हमको अपना बहुत बड़ा शत्रु माने। लेकिन जिस दिन हम भारत छोड़ेंगे उस दिन तक भारत में हम इस अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से पढ़े हुए लोगों का इस प्रकार से स्थापत्य सब वो अपने देश का हित, हमारे इंस्टीट्यूशन, हमारी संस्था और हमारा जो वर्ल्ड व्यू है उसके अंतर्गत ही देखें, और तब दुनिया को जो श्रेष्ठ बनाने का हमारा संकल्प है, और वो जो श्रेष्ठ बनाने का संकल्प था वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर के अंदर था। ईस्ट इंडिया कंपनी केवल व्यापार करने के लिए नहीं बनाई गई थी, उसके चार्टर में दो बात थी, एक व्यापार करना और दूसरा व्यापार करने के साथ साथ भारत के अंदर ईसाईयत का प्रचार प्रसार करना और ब्रिटिश एंग्लिकन चर्च जो है, बैप्टिस्ट चर्च जो है, उस बैप्टिस्ट चर्च के मजबूत करना, स्थापित करना।
तब उन्होंने कहा कि दुनिया का जो श्रेष्ठ बनाने का हमारा संकल्प है, वो जो व्हाइट मैन बर्डन जिसको वो लोग कहते थे कि दुनिया के बाकी लोग ये हमारा लिए एक बोझ हैं, उस अपने दायित्व को हम पूरा करेंगे, भारत को हम श्रेष्ठ बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो तब तक इस ब्रिटिश और एंग्लिकन जो वर्ल्ड व्यू होगा उसके साथ जुड़कर वो खड़ा हो जाएगा। वास्तव के अंदर मेघालय की चर्चा बहुत होती है, लेकिन ये जो 1854 का सेलेक्ट कमेटी का भाषण था, इसकी चर्चा कम होती है। 1856 में पहला कॉलेज बना, कलकत्ता का प्रेसिडेंसी कॉलेज। 1858 में पहला ग्रेजुएट बना। धीरे धीरे करके देश के हर कोने में कॉलेज की स्थापना होती चली गई। उस पढ़ के निकले हुए लोगों ने समाज की संस्थाएं बनाई, वो मुस्लिम संस्थाएं बनाई, वो हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस बनी, वो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस बनी। उस पढ़े हुए लोगों में से लोग शिक्षा संस्थाओं में स्थापित होते गए, पॉलिटिकल पार्टियां बनी। और 1947 में अंग्रेज जब भारत गए तो पूरा भारत किस रूप में बदल गया था कि इसकी कल्पना हम सब लोग भी करते हैं कि जिस समय भारत छोड़कर वो गए उस समय भारत की स्थिति ऐसी बन गई थी, संविधान बनाना था तो हमने दुनिया के बाकी संविधानों को देखा। हमने अपने देश के मूल के अंदर भी कुछ परंपराएं थी, उनको आज के संदर्भ में जोड़ा जाए, ऐसा विचार हमने नहीं किया। भारत के अंदर जब हम विचार करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे करके सोचने का व्यू कैसा हो गया, सारे देश के अंदर भावना किस प्रकार से आकर खड़ी हो गई। शिक्षा व्यवस्था तो अंग्रेजों की, शासन व्यवस्था तो अंग्रेजों की। धीरे धीरे करके देश के आदर्श और मूल्य कैसे होने चाहिए, तो फिर सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, उन्हीं सारे मूल्यों की बात, जबकि अपने देश के अंदर बहुत लंबे समय से सर्वे भवन्तु सुखिना, अपने देश के अंदर लंबे समय से और समाज जीवन के आदर्शों के रूप के अंदर एक एक व्यक्ति का कल्याण, सर्वधर्म संभाव, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, भारत के मूल्य उन सेकुलरिज्म और उन मूल्यों से कितने श्रेष्ठ थे। लेकिन जब हम अपना संविधान निर्माण कर रहे थे तो अपने प्रियम्बल के अंदर हम एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, सर्वे भवन्तु सुखिना, ये जो हमारे मूल्य थे इनकी चर्चा हम नहीं कर रहे थे। और इसी कारण सारे देश में वातावरण ऐसा बन गया। हम सरदार पटेल की चर्चा करते हैं तो हम कहते हैं वो जर्मनी के बिस्मार्क थे। हम ये नहीं कहते हैं कि बिस्मार्क जो है ही वाज द सरदार पटेल ऑफ जर्मनी। हम भारत में विचार करते हैं तो कालिदास से, शेक्सपियर से कहीं आगे थे। लेकिन लोग क्या कहेंगे कि ब्रिटेन के शेक्सपियर थे, शेक्सपियर ऑफ भारत यानी कालिदास। मैं पीछे कहानी पढ़ रहा था, उसके अंदर समुद्रगुप्त था, तो समुद्रगुप्त के बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं नेपोलियन ऑफ भारत। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त थे क्या? 2-2.5 हजार साल पहले समुद्रगुप्त ने पूरे देश को एक सूत्र के अंदर पिरो दिया, सब प्रकार की बाधाओं को पार करके हिमालय से समुद्र के कोने तक, और एक निष्कंटक ऐसा राज्य स्थापित किया जो सैकड़ों वर्ष तक चला। नेपोलियन तो अपने जीवन में पराजित हो गया। नेपोलियन को उस देश के लोग बहुत महान नहीं मानते, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि हम क्या कहेंगे तो समुद्रगुप्त जो है वो नेपोलियन ऑफ भारत थे। और इसीलिए धीरे धीरे करके जब कोई एक जगत गुरु शंकराचार्य वैदिक गणित के सूत्र बताते हैं और उस वैदिक गणित की मान्यता पूरी दुनिया के अंदर होती है, दुनिया के विश्वविद्यालयों में वो पढ़ाना प्रारंभ होते हैं, लेकिन भारत में वैदिक गणित पढ़ाने की बात आती है तो उसको एक पिछड़ापन, दकियानुसी और इस रूप में उसको देखा जाता है, उसका विरोध किया जाता है। अरे शंकराचार्य, वेद और गणित, इसका संबंध क्या हो सकता है? ये प्रश्न लोगों के मन के अंदर आकर खड़ा होता है। और इसीलिए एक प्रश्न आकर खड़ा होता है, जब हम नारद जयंती की बात करते हैं तो उसको लगता है कि पत्रकारिता तो 100, 150, 200 साल से शुरू हुई। ये 150, 200 साल से पत्रकारिता शुरू हुई, नारद कैसे पत्रकार हो सकते? अरे पत्रकारिता का आज का स्वरूप ये हो सकता है। पत्रकारिता का अर्थ क्या है, उसका उद्देश्य क्या है? उसके 3 उद्देश्य हैं। समाज जीवन के अंदर सत्य के आधार के ऊपर संवाद करते हुए समाज का एक जनमत का निर्माण करना, और ये करते हुए भाषा शैली इस प्रकार की रहे कि सामान्य व्यक्ति को भी अपनी बात कन्वे की जा सके। और इसीलिए कभी कभी कहते हैं कि सूचना का प्रेषण, समाज का रंजन और उसके साथ साथ जनमत का निर्माण, यही प्रचार माध्यम की भूमिका है।
क्या भारत में प्रचार माध्यम नहीं थे क्या? अगर ये प्रचार माध्यम नहीं थे तो सारे भारत में समान लोक कथाएं कैसे मिलती? सारा देश हरिश्चंद्र को कैसे जानता है? सारा देश राम को कैसे जानता है? हर भाषा के अंदर हर कहानी कैसे मिलती है? वो पंचतंत्र कश्मीर में भी मिलता है, वो पंचतंत्र तमिल में भी मिलता है। वो कश्मीर में पंचतंत्र की रचना होती है, लेकिन देश की हर भाषा में पंचतंत्र की कथाएं मिलती है। सारे देश के अंदर अब जब विचार करना शुरू होते हैं तो गांव-गांव के अंदर जो नाटक खेले जाते हैं, गांव-गांव में जो लोकगीत गाए जाते हैं, उनके अंदर आपको सब जगह एक ही भाव, एक ही तरह के महापुरुष, हजारों साल की एक कॉन्टिन्यूटी ऑफ भारत मिलती है। अगर हमारे यहाँ समाज में संवहन की, विचारों के, जन संचार की कोई व्यवस्था नहीं थी तो पूरे देश में संदेश पहुंच सकता था क्या? वही सारे भाषाएं बदल सकती है, बोलियां बदल सकती है, लिखने का तरीका बदल सकता है, गायन की शैली बदल सकती है, लेकिन सबके अंदर एक भाव, एक सूत्र जो दिखाई देती है। उसका कारण क्या है? तो अपने देश के अंदर भी एक अद्भुत समाज जीवन के अंदर संचार की एक व्यवस्था रही और उस संचार की व्यवस्था के कारण से हमने सारे समाज के अंदर सूचनाओं का प्रेषण और उस सूचनाओं के प्रेषण के द्वारा समाज मन का निर्माण करना, समाज में मूल्यों की स्थापना करना और उसके आधार के ऊपर इस देश के अंदर एक संस्कृति का निर्माण ये किया। और उसी के प्रेरक के रूप में देव ऋषि नारद, उनका स्मरण आज इस नारद जयंती के अवसर पर हम ये कर रहे हैं। ये सारी जो राष्ट्र की चर्चा प्रारंभ हुई, मेरे मन के अंदर इसी चर्चा को थोड़ा और भी आगे बढ़ाने की है। वास्तव के अंदर ये जो सारा विषय खड़ा हुआ, ये जो मैंने चर्चा की कि जब ये स्मृति लोप होता है, जब इस प्रकार का भाव आता है तो परिणाम क्या होता है। अभी पिछले 5, 6, 7 वर्षों के अंदर इस देश के अंदर एक और डिबेट प्रारंभ हुई है। वो डिबेट भी नेशन को लेकर प्रारंभ हुई, वो राष्ट्र को लेकर हुई है। एक 6-7 साल पहले जेएनयू में घटना घटी। अपने देश के अंदर अफजल गुरु और मकबूल भट्ट दोनों ने देश की एकता अखंडता को चुनौती दी। बाद में उनको फांसी की सजा हुई। उस फांसी की सजा को सेलिब्रेट करने के लिए, उससे प्रेरणा प्राप्त करने के लिए देश के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय ने कार्यक्रम किया। स्वाभाविक उस कार्यक्रम का कुछ लोगों ने विरोध किया और विरोध किया तो उसके कारण से थोड़ा एक संघर्ष भी हुआ। वो जो संघर्ष हुआ जेएनयू के अंदर, उसके साथ ही देश के अंदर एक डिबेट खड़ी हुई और वो डिबेट खड़ी हुई राष्ट्र को लेकर। मुझे लगता है कि आज के इस प्रचार माध्यमों के इस युग के अंदर जो एक बड़ा महत्व का प्रश्न जिसकी चर्चा आज चल रही है, उसके बारे में भी हमको थोड़ी चर्चा आज करने की आवश्यकता मुझे लगती है। इस देश के अंदर धीरे धीरे करके अंग्रेजों के जाने के बाद एक 3 तरह के विचार के लोग खड़े हुए। वो 3 तरह के विचार के लोग कौन से थे? तो एक ऐसे विचार के लोग थे जिनका यह मानना था कि भारत कभी एक राष्ट्र था ही। भारत एक राष्ट्र नहीं था, भारत अनेक राष्ट्रों का समूह था। और भारत जो है वो अनेक राष्ट्रों को जब वो गिनते हैं तो 16 राष्ट्रीयताएं और 56 उपराष्ट्रीयताएं, ऐसे अनेक शब्दों में वो प्रयुक्त करते हैं। और उनके मन की कामना भी रहती है कि राष्ट्र दोबारा से विखंडित होकर इतने हिस्सों में चला जाए। एक दूसरा विचार इस देश के अंदर काम करता है जो ये मानता है कि अंग्रेज जब भारत में आए तो उनके आने के बाद भारत के राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। और इसीलिए वो कहते हैं कि भारत एक नवीन राष्ट्र है और इसलिए वो कहते हैं कि अंग्रेजों के आने के साथ ही इस राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। और उन्होंने कहा कि इट इज अ नेशन इन द मेकिंग। ये जो नेशन इन द मेकिंग है और इसी कालखंड में ये राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया ही अंग्रेज आए, उनका बड़ा धन्यवाद है। उन्होंने हमको एकता के सूत्र में पिरो दिया और सारे देश में एक राष्ट्र चेतना का विकास भी हो गया और इसलिए हम एक नया राष्ट्र। भारत में एक तीसरे विचार के लोग भी हैं जो ये मानते हैं कि भारत एक राष्ट्र है, प्राचीन राष्ट्र है, सनातन राष्ट्र है और ये जो राष्ट्र है, इस राष्ट्र जीवन का एक अखंड प्रवाह है। अलग अलग कालखंडों में अलग अलग नामों से इसको संबोधित किया जाता रहा होगा, लेकिन आज इसकी पहचान हिंदू शब्द के साथ जुड़ी हुई है। सारी दुनिया इसको हिंदू राष्ट्र के रूप में, भारत को एक हिंदू देश के रूप में और हिंदू संस्कृति को इस देश की आत्मा के रूप में ये देखती है।
वास्तव में इस देश के अंदर ये तीन विचारधारा जो लोग हैं आज एक वैचारिक संघर्ष के दौर में चल रहा है और इस कालखंड के अंदर हम सब की उसके बारे में एक बड़ी भूमिका है। इसके पीछे का कारण क्या है इसकी भी थोड़ी चर्चा मैं करूं। जिस समय ये सारा डिबेट खड़ा हुआ और उस सारे डिबेट के अंदर अनेक लोगों की चर्चा हुई तो उनका विचार क्या ये समझना हो तो जेएनयू के अंदर उस समय शाम को एक 24 भाषणों की एक सीरीज चली, यूट्यूब पे उपलब्ध है। निवेदिता मेनन से लेकर इस देश के अंदर और उस कालखंड के अंदर सीताराम येचुरी तक ऐसे सारे उनके जो जो विचारक माने जाते हैं उन सब लोगों ने इस राष्ट्र शब्द के ऊपर ही और भाषण दिए। और वो जो सारे भाषण थे उन भाषणों को आप पढ़ेंगे तो आप कुल मिला के निष्कर्ष ये है कि भारत एक बड़े खतरनाक दौर में चल रहा है। 2014 के बाद भारत में राष्ट्रवाद बहुत बढ़ गया है। ये जो राष्ट्रवाद बढ़ रहा है ये एक बड़ा खतरा है। क्यों? तो ये राष्ट्रवाद एंटी माइनॉरिटी है, ये मेजोरिटेरियन व्यू है, ये अपनी बात दूसरों पर थोपने वाला व्यू है। और इसी के साथ साथ उन्होंने कहना शुरू किया कि ये जो राष्ट्रवाद जब बढ़ता है तो फिर दूसरों के प्रति जो है एक इनटॉलरेंस का भाव ये बढ़ना शुरू होता है और उसके कारण से अनेक प्रकार के संघर्षों का जन्म होता है। अब ये सारी जो डिबेट है वास्तव में उसके पीछे का कारण क्या है? तो वो जो मैंने प्रारंभ में कहा कि इस देश में एक स्मृति लोप है। ये सब लोगों का दोष कम है। इनको जो शिक्षा व्यवस्था मिली, जिस रचना में से ये निकले, उस रचना में से निकलने के कारण से, उस स्मृति लोप का शिकार होने के कारण से ये सारे विचार उनके मन में आते हैं। उनकी सारी शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी की है। उनको भारत के राष्ट्र के विकास का क्रम ही मालूम नहीं है और उनको पश्चिम के विकास के, राष्ट्र के विकास के क्रम के आधार पर ही वो देखते हैं। वास्तव में पश्चिम का जो राष्ट्र का जन्म हुआ, वो जो राष्ट्र की यात्रा है, पूरे इतिहास के कालखंड के अंदर वहां पर ये जो राष्ट्रों का जन्म हुआ ये प्रतिक्रियाओं में से जब जब कोई राष्ट्र ताकतवर हुआ वहां पे राष्ट्रवाद जगा, कोई ताकतवर हुआ, सिकंदर जग मजबूत हुआ तो उसने विश्व विजय की कामना की। नेपोलियन आया तो उसने दूसरों पर आक्रमण किया। हिटलर ताकतवर हुआ तो उसने अपना विचार दूसरों पर थोपने की कोशिश की। यूएस ताकतवर होता है तो वो दुनिया के अंदर अपना प्रभुत्व बढ़ाने की कोशिश करता है, वो एक वर्ल्ड पावर बनने की कोशिश करता है। इंग्लैंड ताकतवर होता है तो दुनिया के अंदर साम्राज्यवाद फैलाता है। वास्तव में पश्चिम का जो राष्ट्रवाद था, उस सारे राष्ट्रवाद के मूल के अंदर जो आकांक्षा है वो अपना प्रभुत्व बढ़ाना, यही आकांक्षा है। और जब जब वहां राष्ट्रवाद बढ़ा उसने दूसरे के लिए संकट खड़ा किया, लूटमार की, साम्राज्यों का विस्तार किया। लेकिन भारत क्या ऐसा राष्ट्र जीवन है क्या? वास्तव में इस भारत के राष्ट्र जीवन को समझकर और उस राष्ट्र जीवन को समझते हुए देश के अंदर इस डिबेट के अंदर आज अपने एक विमर्श को खड़ा करने का समय ये आ गया है। जो लोग ये कहते हैं कि भारत एक राष्ट्र नहीं था, कम से कम वेदों के अंदर एक 60-70 बार राष्ट्र शब्द का जन्म। हमारे यहाँ जब राष्ट्र की बात आती है तो आज का अंग्रेजी जो नेशन स्टेट है ये हमारी कामना राष्ट्र की नहीं थी। वास्तव में हमारा जो राष्ट्र का जो विचार था ये ब्रिटिशर्स का विचार नहीं था। हमारे राष्ट्र के विचार का मूल जो है वो थोड़ा अलग था। स्वामी पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय अपने जो बड़े विचारक हुए वो कहा करते थे, जैसे व्यक्ति का अस्तित्व होता है ऐसे राष्ट्रों का भी अस्तित्व होता है। जैसे व्यक्ति की आत्मा होती है ऐसे राष्ट्र की भी एक आत्मा होती है, उसको वो कहते थे चिति। हर राष्ट्र का अपना एक वैशिष्ट्य होता है। वो जो वैशिष्ट्य होता है वो उसकी जो चिति होती है वही उसके व्यक्तित्व का निर्माण करती है। उसके आधार के ऊपर ही उसका सारा व्यवहार ये बनता है। जैसे आत्मा चली जाए तो व्यक्ति नहीं रहता, ऐसे ही चिति के बिना राष्ट्र की कल्पना नहीं। चिति सो जाती है तो राष्ट्र सो जाता है। राष्ट्र का विराट ये समाप्त हो जाता है, राष्ट्र का कर्तृत्व ये खत्म हो जाता है। चिति समाप्त होती है तो राष्ट्र खत्म हो जाते हैं। जिनको हम कहते हैं कि दुनिया के राष्ट्र थे, मिट गए, जिनकी बात कभी करते हैं, यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए। जहां से वो देश हैं वहां लोग हैं। लोग वही हैं जो उस समय के लोगों की संतानें थी। ऐसा नहीं है कि वो लोग समाप्त हो गए, विदेशों से आए हुए लोग वहां पर हैं। वही जमीन, वही जंगल, वही पहाड़, वही समाज की संतानें आज हैं।
लेकिन उस राष्ट्र का जो अपना वैशिष्ट्य था, वो जो उसकी आत्मा थी, वो जो उसकी चिति थी, वो समाप्त हो गई। उसके स्थान के ऊपर किसी दूसरी आत्मा का प्रवेश हो गया और वो राष्ट्र बदल गया। ये जो भारत है, इस भारत राष्ट्र का भी अपना एक वैशिष्ट्य था, उसकी एक चिति थी, वो हमारा व्यक्तित्व था। हजारों हजारों साल से वो चिति क्या है, इसको समझने की हमको आवश्यकता। कल श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्मदिन था। रविंद्रनाथ टैगोर उन्होंने एक स्थान के ऊपर कहा, दुनिया के अंदर जितने राष्ट्र हैं, हर राष्ट्रों का क्वेश्चन पेपर अलग है। उन्होंने कहा कि भगवान ने सबको अलग अलग क्वेश्चन पेपर के भेजा, हर एक को अपना आंसर लिखना है, लेकिन आंसर लिखते हुए अगर आप दूसरे के आंसर शीट की नकल करेंगे तो फिर वो आपके क्वेश्चन पेपर का आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि दुनिया में जितने राष्ट्र हैं उतने ही क्वेश्चन पेपर हैं और हर क्वेश्चन पेपर का आंसर जो है ये अलग हो। वास्तव के अंदर उन्होंने आत्म परिचय करके जो वो पुस्तक लिखी, उस पुस्तक के अंदर उन्होंने कहा इस्लाम रिलीजन हो सकता है, ईसाइयत रिलीजन हो सकता है, हिंदुत्व ये रिलीजन नहीं है, इट इज द कल्मिनेशन ऑफ द नेशनल फीलिंग ऑफ द भारत। ये भारत में राष्ट्र भाव का जो संचय है, उसका जहां अगर कल्मिनेशन होता है वो हिंदुत्व है। ये हिंदुत्व रिलीजन नहीं है। वास्तव में भारत राष्ट्र के जब वैशिष्ट्य की चर्चा होगी तो भारत राष्ट्र का वैशिष्ट्य जो है, ये जो हिंदुत्व है जिसको हम धर्म कहते हैं, उसका कारण यह है कि हमारे राष्ट्र की एक अद्भुत यात्रा है। और वो अद्भुत यात्रा ये है कि इस राष्ट्र का निर्माण किसी राजा महाराजा, किसी चक्रवर्ती सम्राट, किसी तलवार की नोक के ऊपर किसी की महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करते हुए नहीं हुआ। इस राष्ट्र का निर्माण कैसे हुआ? इस देश के ऋषियों ने सत्य का साक्षात्कार किया। उस सत्य का साक्षात्कार करते हुए उन्होंने उस सत्य के साक्षात्कार करते हुए अनुभूति की, और वो अनुभूति इस बात की थी, आत्मवत सर्वभूतेषु, जो मेरे में है वो सब में है। उन्होंने इस बात को देखा, मैनिफेस्टेशन ऑफ वन इन ऑल। जीव जंतु जगत जो कुछ दिखता है सबके अंदर उस एक की अभिव्यक्ति है, एक मैनिफेस्टेशन ऑफ वन इन ऑल है, जिसको हमने कहा एक नूर सो सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। तो सब में जब एक ही परम तत्व है तो फिर कोई भला नहीं हो सकता, कोई मंदा नहीं हो सकता, कोई छोटा नहीं हो सकता, कोई बड़ा नहीं हो सकता। और उसी में से हमारे सूत्र निकले अनेकता में एकता, उसी में से हमारे सूत्र निकले वसुधैव कुटुंबकम, उसी में से हमारे सूत्र निकले सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, उसी में से हमारे समाज जीवन के अंदर आदर्श आया कृण्वन्तो विश्वमार्यम, विश्व का कल्याण। वास्तव में हमारे राष्ट्र जीवन का जो सूत्र था, इस देश के अंदर ये जो राष्ट्र का भाव जागृत हुआ, ये राजा महाराजाओं के कारण नहीं, उसके पीछे ये जो सत्य का साक्षात्कार था, इसके आधार के ऊपर हमने जीवन मूल्यों की रचना की। उन जीवन मूल्यों के आधार के ऊपर संस्कृति का विकास हुआ। उस संस्कृति के आधार के ऊपर हमारे समाज जीवन के हर क्षेत्र की रचना निर्माण हुई। हमने कला, संस्कृति, गीत, संगीत, सबके अंदर जीवन का एक ही लक्ष्य माना, और वो जीवन का लक्ष्य था अंततोगत्वा ईश्वर की प्राप्ति। हमारे पूर्वजों ने देखा कि भोग में जीवन का अंतिम सुख नहीं है, अंततोगत्वा अपना सुख जो है वो उन्नति में नहीं है, त्याग और सेवा ये जीवन का आदर्श मानते हुए और मोक्ष, और इसीलिए जहां भी काम करना, जिस क्षेत्र में भी काम करना, ईश्वर की प्राप्ति, स्वांत सुखाए, आनंद के लिए काम करना, दूसरों के कल्याण के लिए काम करना। ये जो दूसरों के कल्याण के लिए काम करना, ये समाज जीवन के हर क्षेत्र के लिए आदर्श माना। इसलिए जिसने अक्षर की साधना करनी थी, उसने अक्षर ब्रह्म को तय कर लिया अपने जीवन का लक्ष्य। जिसने नाद की साधना करनी थी, वो नाद ब्रह्म तक पहुंचा। समाज जीवन में जन कल्याण, जन संचार के भाव को मन में लेकर चले तो देवऋषि नारद सारे देश में भ्रमण करते हुए आदर्श भक्त के रूप के अंदर अंततोगत्वा उस भगवत प्राप्ति को ही जीवन का लक्ष्य मानते हुए समाज जीवन के अंदर सद्गुणों का संचार करना, समाज जीवन में अच्छी अच्छी बातों का प्रचार प्रसार करना, इसी को उन्होंने अपने जीवन का सूत्र मानकर और ये खड़ा कर लिया। वास्तव में हमारे समाज जीवन के अंदर सब क्षेत्रों के अंदर काम करते हुए इस राष्ट्र जीवन की अभिव्यक्ति ये आई।
आज इस नारद जयंती के अवसर पर हम सब लोग एकत्र हुए हैं, तो पत्रकार को भी समाज जीवन का हिस्सा मानकर अपने बारे में विचार करना। मैं जब ये कह रहा हूं कि पत्रकार को भी समाज जीवन का हिस्सा मानकर करना, तो उसके पीछे का भाव क्या है? किसी भी राष्ट्र का निर्माण होता है तो उस राष्ट्र के निर्माण के अंदर 3 बातों की आवश्यकता है। एक, अधिष्ठान, विचार, जिसके आधार के ऊपर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। कोई भी कार्य करना है तो उसका एक अधिष्ठान चाहिए होता है, एक विचार चाहिए होता है, एक मन में उसकी कल्पना चाहिए होती है। उसके साथ साथ दूसरी बात, जिस बात की आवश्यकता होती है, उस विचार के साथ साथ जो आता है वो है कुछ आदर्श, कुछ मूल्य, कुछ सिद्धांत। वो जो आदर्श और मूल्य व्यवहार में कैसे होंगे, उनके बारे में विचार करना पड़ता है। और अंततोगत्वा ये आदर्श, मूल्य और व्यवहार ये शब्दों में नहीं होते, ये जीने में होते हैं। उसके लिए जीने वाले लोग चाहिए होते हैं। जब उनके जीने वाले लोगों का हर क्षेत्र के अंदर वर्चस्व होता है, तब उस राष्ट्र का निर्माण होता है। हम वैज्ञानिक उन्नति कर सकते हैं, हम चिकित्सा क्षेत्र में उन्नति कर सकते हैं, हम बहुत पैसा कमा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्र का निर्माण करना है तो उसमें हर क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के मन के अंदर एक विचार चाहिए। उस विचार के साथ कुछ आदर्श मूल्यों के प्रति निष्ठा चाहिए, और उस आदर्श मूल्यों के प्रति निष्ठा रखते हुए उन आदर्श मूल्यों के आधार के ऊपर जीवन जीने की इच्छा, उसका जीवन जीने का संकल्प, एक निश्चय, ये करना पड़ता है। वास्तव के अंदर अपने देश के अंदर भी हमने जब इस राष्ट्र का निर्माण करना है तो समाज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के अंदर इसका विचार करना है। आज सारे देश के अंदर मूल्यों के शरण की चर्चा होती है। वो मूल्यों का शरण किसी एक क्षेत्र में नहीं है, वो हमको सब तरफ दिखाई देता है। वास्तव में इस कोरोना के कालखंड में हमको बहुत सजे सोचने का मौका मिला, आत्मचिंतन का अवसर भी मिला है, अपने परिवारों के साथ बैठकर सोचने का भी मौका मिला। बहुत आपादोपी, भागा दौड़ी की जिंदगी, अति व्यस्तता और ओवर कनेक्टिविटी, इसमें से बाहर निकलकर थोड़ा शांत बैठकर कुछ बातों के बारे में चिंतन सब लोगों ने किया। और सब लोगों को ये सारा चिंतन करते समय हमको ध्यान में आया होगा कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनके बारे में समाज जीवन के अंदर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। और उसी में से सबसे बड़ी आवश्यकता जो है वो अंततोगत्वा समाज जीवन की इस दौड़ का कोई अंत है कि नहीं। दुनिया के अंदर जिसको प्रगति का मिथक कहते हैं, जो मैंने प्रारंभ में कहा, इस कोरोना ने सबके दंभ को और तिरोहित कर दिया है, सबका वास्तविक स्वरूप दिखा दिया है। वो कम्युनिज्म, वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वो इस्लाम की विचारधारा के लोग, सबका चेहरा सबके सामने आया है। सबके अंदर ध्यान में आया अहंकार, दूसरे के प्रति अमानवीयता, और अपने व्यक्ति समाज के प्रति, अपने व्यक्ति के प्रति ममता, और उसके स्थान के ऊपर अपने लाभ को अधिक प्रभाव देना। सारी दुनिया के अंदर भारत को छोड़कर बाकी सब राष्ट्र, उनका व्यवहार हमारे सामने है। किसी ने कहा कि आज के सारे कोरोना ने दुनिया की सब विचारधाराओं को एक्सपोज किया। लोगों ने कम्युनिज्म का अमानवीय चित्र देखा, लोगों ने उनका क्रूर चेहरा देखा। अपने लोगों के प्रति ही इतने क्रूर हो सकते हैं, ये लोगों ने देखा। जिन्होंने कोरोना की चेतावनी दी उनको ही जेल में डाल दिया गया, उन्होंने सूचनाओं को छुपाया। कितनी बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु कोई जानता नहीं है। दुनिया की सहायता करने की बात तो दूर, घटिया माल बेचकर अधिकाधिक लाभ कमाना, आज उनकी कंपनियां खरीदकर अपना प्रभाव बढ़ाना। पश्चिम की सिविलाइजेशन में एक डिबेट खड़ी हो गई कि व्यक्ति बचाना है या अर्थव्यवस्था को बचाना है। लॉकडाउन करेंगे तो इकोनॉमी जाएगी, इकोनॉमी जाएगी तो कल को क्या होगा? इकोनॉमी बचनी चाहिए, लॉकडाउन नहीं चाहिए। लॉकडाउन के खिलाफ वहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं। ओयो का गवर्नर कहता है कि मैं तो करने के तैयार हूं, मेरी पत्नी मानने के लिए तैयार नहीं है। व्यक्ति की स्वतंत्रता इतनी बड़ी हो गई कि उस व्यक्ति की स्वतंत्रता में समाज का संरक्षण ये गौण हो गया। आज इस सारे कालखंड के अंदर एक स्पष्ट दिखाई दे रहा है। वहां पर भी लोगों को ध्यान में आया, वो आईएस की विचारधारा के लोग, जो लोग हैं, उन सब लोगों ने देखा, और उस के अंदर किसी ने कहा कि अल्लाह का भेजा हुआ ये वॉरियर है। किसी ने कहा कि चीन और पश्चिम के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में इस्लाम ने का दुश्मनी भाव पैदा हो गया, तो उनको ठीक करने के लिए भेजा गया है। ऐसे अनेक विचार वहां पर भी चल रहे हैं। आज की सारी दुनिया के अंदर सारी दुनिया देख रही है भारतीय संस्कृति का वैशिष्ट्य,
किसी ने कहा कि इस कोरोना की लड़ाई का नेतृत्व दुनिया के अंदर भारत कर रहा है। भारत ही वास्तव में दुनिया से बात कर रहा है। वो G8 से भी बात करता है, वो G20 से भी बात करता है, वो नॉन अलाइंड कंट्री से भी बात करता है, एक एक देश से भी बात करता है। जितनी अपनी ताकत है वो सहायता नहीं करता है। केवल भारत के ही एक नेतृत्व है जो आज अपने समाज और दुनिया से संवाद करता हुआ दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा आज विश्व का नेतृत्व भारत कर रहा है, लेकिन अगली बात उसने कही 135 करोड़ का समाज भारत का नेतृत्व कर रहा है। वास्तव में ये भारत की ताकत है, हमारी संस्कृति की ताकत है, हमारे राष्ट्र का वैशिष्ट्य है। हम सत्ताधारी समाज नहीं है, हमारी ताकत ये बहुकेंद्रित होने में है। हमारा 135 करोड़ का समाज, हमारा एक एक परिवार, हमारा एक एक गांव, एक एक सामाजिक धार्मिक संगठन, समाज जीवन के हर क्षेत्र के लोग अपनी भूमिका का निर्वाह करते हुए इस कालखंड के अंदर भारत का भी नेतृत्व कर रहे हैं, विश्व का भी नेतृत्व कर रहे हैं। वास्तव में ये जो इस देश की ताकत को हम इस कोरोना के समय दिखाई दे रहे हैं, ये ताकत को बनाए रखना है और इसके लिए आवश्यकता होगी इस देश के मूल विचार को समझना और उस मूल विचार को समझकर अपने अपने कार्य क्षेत्र के अनुरूप आदर्श और व्यवहार क्या होंगे उनको तय करना और उसके अनुरूप जीवन जीना। प्रचार जगत के अंदर भी आज जब सारे कालखंड के अंदर टीआरपी की दौड़, किसी भी तरह अपना दायरा रीच बढ़ाने की स्पीड, सबसे पहले अधिकाधिक सूचना, इंफॉर्मेशन, ये जो सारी एक होड़ प्रारंभ हो गई है, ये जो है हमको ही क्रमांक 1 पर आना है। इसके स्थान के ऊपर, सत्य के आधार के ऊपर समाज जीवन में सकारात्मकता और आशा विश्वास निर्माण करने वाला प्रचार माध्यमों का जो आदर्श है, जिसके माध्यम से अंततोगत्वा लोक मंगल, समाज कल्याण, राष्ट्र का हित और अंततोगत्वा विश्व का हित होगा, ऐसा एक विचार लेकर जो अपने इस प्रचार माध्यमों से अपेक्षा है, उसके लिए नारद जी को हम अपने आदर्श के रूप में स्वीकार करें, नारद जी के जीवन से प्रेरणा प्राप्त करें और नारद जी के जीवन से प्रेरणा प्राप्त करते हुए उनको गुणों का स्मरण करते हुए अपने अपने बारे में संकल्प रहें। इसके लिए अंत में केवल मैं भगवान श्री कृष्ण ने नारद के बारे में जो कुछ कहा है, एक 4-5 पंक्तियां बोलकर अपनी बात पूरी करूंगा। हम सब प्रचार माध्यमों से जुड़े हुए लोग और अपने संघ के प्रचार विभाग के कार्यकर्ताओं के लिए भी वो एक आदर्श है। भगवान कृष्ण ने गीता के अंदर नारद जी का वर्णन करते हुए कहा कि वो देवों में सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए उन्होंने उनको देव ऋषि कहा। फिर वो उनके स्वभाव का वर्णन करते हैं, एक एक बात का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं वो स्वभाव में सरल हैं, सबका हित चाहने वाले हैं, वह किसी के भी प्रति पक्षपात का व्यवहार नहीं। तो वास्तव में सरलता जीवन का सबसे बड़ा सूत्र है। ये जो सरलता है, यानी हम दोहरे नहीं है, हम डबल नहीं है, हम मुंह से कुछ है अंदर से कुछ, ऐसा नहीं है, हम बोलते कुछ है लक्ष्य कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा देव ऋषि नारद स्वभाव में सरल हैं, सबका हित चाहने वाले हैं, वह किसी के भी प्रति पक्षपात का व्यवहार नहीं करते। कोई भी बात कहनी है तो बिना भय के बोलते हैं। वो क्रोध से, उद्वेग से, इन सब बातों से बाहर निकलकर उनका हर समय आचरण और व्यवहार रहता है। अर्थात उनके जीवन में ना क्रोध है, ना उद्वेग है, ना भय है। जो बात कहना निर्भय होकर कहना, क्रोध और उद्वेग से मुक्त होकर हर समय एक संतुलित आचरण व्यवहार। फिर उससे आगे बढ़कर उन्होंने कहा और उनका ज्ञान, इतिहास, इन सब विषयों की जानकारी, वो सारी बातों का वर्णन करते हुए मैं कभी कभी सोचता हूँ, आज मुझे लगता है ये जो भगवान ने वर्णन किया उनका, कि इस प्रकार का उनका स्वभाव, ऐसी जानकारी, मुझे लगता है कि नारद जी के बारे में भगवान कृष्ण ने जो कहा, पत्रकार, प्रचार माध्यम, जन संचार के काम में जुटे हुए लोगों के लिए एक आदर्श है। हम सरल बने, सबका हित चाहने वाले बने, निष्पक्ष व्यवहार करने वाले बने, निर्भय हों, क्रोध उद्वेग से बाहर निकलकर हमारा आचरण और व्यवहार हो, और इन सारी बातों के साथ साथ समाज में, जीवन में गहराई यानी ज्ञान, इतिहास, हर विषय की जानकारी, ये जो एक आदर्श रखा, उस आदर्श को अपने सामने रखते हुए आज की एजेंडे की पत्रकारिता कभी कभी पक्षपातपूर्ण और कभी कभी उससे भी ज्यादा जो एरोगेंस दिखाई देती है, इससे बाहर निकलकर हम सब लोग अपने अपने क्षेत्र में
इस प्रचार माध्यमों के क्षेत्र में एक नई परंपरा खड़ी करेंगे, ऐसा अनुरोध करते हुए उसके लिए अपनी अपनी भूमिका हम सोचें और उस भूमिका के अनुरूप व्यवहार का संकल्प लें। आज इस नारद जयंती के अवसर पर इस आत्मचिंतन का अनुरोध करते हुए और अपने अपने लिए अपनी भूमिका का निर्वाह करने का संकल्प लेने के लिए प्रार्थना करते हुए मैं आप सबका अभिनंदन करते हुए अपनी बातचीत पूर्ण करता हूं। इस अवसर पर आपने कठिन परिस्थिति में भी समय निकालकर और इस सारे ऑनलाइन माध्यम से सुनने का जो कष्ट किया, इसके लिए सभी निमंत्रित बंधुओं का हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन। इतना कहकर मैं अपनी बात पूर्ण करता हूं। धन्यवाद।